तो यार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो में। आज का ये एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज हम म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं केतन सामंत सर। सो सर, वेलकम टू आवर थिंक टॉक्स पॉडकास्ट शो। तो आज के इस एपिसोड में हम म्यूजिक इस टॉपिक को हिट करने वाले बिकॉज यू आर द मास्टर इन दैट फील्ड, यू हैव एक्सप्लोर्ड द म्यूजिक सिंस मेनी इयर्स। सो आज का जो एपिसोड होगा इसमें मेरी एनर्जी डबल होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा चीजें खुद भी जानने वाला हूं एंड साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो आई एम रियली सुपर एक्साइटेड फॉर इट। आई होप सो आप भी तैयार है आज के पॉडकास्ट के लिए। ग्रेट। सो सर, मैं पहले तो जानना चाहता हूं, आप इतने सालों से म्यूजिक को जानते आ रहे, उसको सीखते आ रहे, तो आपको कब पहले ऐसा लगा था कि म्यूजिक चलो इसको ट्राई कर देते या फिर म्यूजिक को चलो एक्सप्लोर कर देते? हुआ ऐसे कि मैंने 1980 तक कोई गाना भी नहीं सुना था। ओके। और मेरे पिताजी मस्कट में पुलिस में थे। वहाँ से आते वक्त उन्होंने एक छोटा सा, इतना छोटा कैसियो लाया था। ओके। वो एक्चुअली कैलकुलेटर था लेकिन उसमें टोन्स बजते थे। तो उस टोन्स पे मुझे उन्होंने एक गाना बजा के दिखाया। ओके। अच्छा लगा, मैंने प्रैक्टिस किया। वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा म्यूजिकल जर्नी। ओके। ये था मुंबई में। ओके। उसके बाद मैं पुणे आया, और पुणे जब आया तो इन द मंथ ऑफ मे, वेकेशन के सीजन में आया। तो यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं थे मेरे, तो फ्रेंड्स नहीं थे तो करूँ क्या। तो एक बाइसिकल थी, तो तभी उस टाइम पे केबल नहीं था, मोबाइल नहीं था। राइट। तो साइकिल उठा के ऑर्केस्ट्रा चला जाता था। ओके। पहले 2-3 शोज मैंने टिकट लेके थिएटर में देख लिए। फिर सोचा कि कोई और एंगल से देखता हूँ। टिकट लेके मैं बैक स्टेज जाता था, फिर देखता था कि कीबोर्ड प्लेयर कैसे बजा रहा है, ओके, ड्रमर कैसे बजा रहा है, फिर और कोई वायलिनिस्ट कैसे बजा रहा है, गिटारिस्ट कैसे बजा रहा है। ऐसे रोज अलग अलग थिएटर्स में। ऐसे हुआ क्या, फिर थिएटर मैनेजर, विंडो, टिकट विंडो, ये सब लोग पहचान वाले हो गए, मेरी एंट्री फ्री हो गई। राइट। फिर आर्टिस्ट लोग मुझे पहचानने लगे। तो बीच बीच में मैं उनके इंटरव्यू में पूछता था कि ये आपने ऐसा क्यों बजाया, कैसे बजाया। तो बता देते थे कि ऐसा। तो मैं भी बजा के देखता था उनके ही कीबोर्ड पे, उनके ही इंस्ट्रूमेंट पर। ओके। फिर एक ऐसा दौर आया कि वो लोग बोलने लगे गाने के बीच में ही, जरा तू अगले 2 गाने बजा, मैं चाय पी के आता हूँ। हमारे लिए सोने पे सुहागा। फिर ड्रमर बोलने लगा मैं एक सिगरेट पी के आता हूँ, तो ड्रम्स बजा। ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट सीख लिए। फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो फिर वेडिंग शोज मिलने लगे। तो शोज में जाने के पहले मैं किसी भी आर्टिस्ट के घर जाता था, उनकी गाड़ियाँ साफ करता था, फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स उठा के गाड़ी में रखना। अच्छा। उधर जाके सब इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज करना, फिर उनके लिए वेटर का काम करना। फिर उधर भी वैसे ही होता था, मैं खाना खा लेता हूँ, तू बजा ले। राइट। फिर ऐसे करते करते मुझे ही शोज मिलने लगे। मतलब आप ऐसे हम बोल सकते कि आप उनके डायरेक्टली दिल पे वार करते थे। पता नहीं। ओके। तो ये थी शुरुआत। ओके। विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, सो आई एम नॉट अ स्किल्ड, वी कैन से, आप जैसे आपको आपकी जर्नी को आप बता रहे हो, सो आपको कभी ना कभी ऐसा शायद लगता होगा, आई डोंट नो, मैं आपसे वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि यार मैंने ये फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की या फिर किसी से मैं सीखा नहीं है, मतलब क्लासेस करके, कोर्स करके। सो डू यू थिंक कि उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है या फिर डू यू थिंक कि वो एक बेनिफिट भी है? ड्रॉबैक तो है, क्योंकि टेक्निकली आपको सीखना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मैंने ऐसा किया। अभी होने का ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी म्यूजिक फील्ड में था और वेल नोन था। ओके। तो किसी भी क्लास में मैं जाता था और पूछता था कि मुझे आपके यहाँ सीखना है। राइट। तो कब से आऊँ? ओके। तो उल्टा वो बोलते थे क्या मजाक कर रहा है, तू हमको सिखा। ओके। तो इसलिए मुझे किसी ने लिया नहीं क्लास में। ओके। अच्छा। तो फिर बाद में आया इंटरनेट आया, बुक्स थे, इंटरनेट से ये पढ़ के देख के, और जो ऑलरेडी ट्रेंड लोग थे, प्रोफेशनल लोग, उनसे पूछ के फिर फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसे ली, विदाउट गोइंग टू एनी क्लास। ओके। वी कैन से सेल्फ लर्न्ड पर्सन। और एक उसमें एडिशन है, फिर लोग मेरे पास क्लास के लिए आने लगे। थिएटर्स में होने लगा कि आप सिखाते हैं क्या। हाँ। तो मैंने सिखाना चालू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं जानता नहीं था मैं सिखा पाऊंगा या नहीं। तो वहाँ मेरी रिवीजन होने लगी। अच्छा। अभी जो बच्चे लोग आते थे वो नए नए क्वेश्चंस पूछते थे, तो मुझे आंसर्स ढूंढने पड़ते थे उसके लिए। सही है। तो ये रिसर्च भी चालू हो गया। ओके। तो रिसर्च चालू होने के वजह से
लर्निंग भी उतनी ही learning हो भी हो रही है, गई। राइट राइट राइट। और इसी वजह से नॉलेज बढ़ता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब आपकी पूरी जर्नी लाइक वी कैन से ऑफ द ट्रैक ही है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को सीखना होता है तो नॉर्मली वो ऐसे ही परसीव करते हैं ना कि चलो क्लास लगाते हैं, कोर्स लगाते हैं, बट आई फील कि जो अंदर से सच में निकलता है, जैसे आपने कहा कि मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं जाता था एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग एंड इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। सो सर हम तो म्यूजिक के बारे में तो बात कर ही रहे, बट यू नो वन थिंग, बहुत सारे लोग मतलब ऑडियंस भी इस शब्द को हर एक दिन में तो एक बार यूज करती होगी म्यूजिक को, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं म्यूजिक व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ये जो म्यूजिक होता है वो होता क्या है? म्यूजिक की सबसे आसान परिभाषा है, जो सुनने में मधुर लगे वो म्यूजिक है। ये सबसे अच्छा। आसान परिभाषा है। अच्छा, लेकिन इसके फिर इसकी अनेक शाखाएं हैं। ये राइट राइट राइट, क्योंकि म्यूजिक कहे तो सिर्फ सुर आता है, वो भी म्यूजिक है। उसमें अगर ताल आ जाए तो और उसकी खूबियाँ बढ़ जाती है। उसमें लिरिक्स आ जाए, बोल आ जाए तो उसका गाना बन जाता है। राइट तो ऐसे म्यूजिक फिर वेस्टर्न म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, इंडियन में भी साउथ है, नॉर्थ है, राइट, वैरायटी। वैरायटी है। तो ऐसे म्यूजिक के फिर फील्ड ब्रांच आउट होते हैं। ओके ओके, सो हम बोल सकते हैं कि आपने जैसे कहा कोई भी चीज़ जो हमें सुनने के लिए अच्छी लगती है दैट इज़ म्यूजिक। तो ऑन अ लाइटर नोट आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि जब कोई भी दो लोग रिलेशन में आते हैं, वी कैन से इट्स अ म्यूजिकल फेज, क्योंकि हर चीज़ें अच्छी लगती है एंड उसके बाद वो म्यूजिक धीरे धीरे कुछ रिलेशन में फेड होने लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ पे म्यूजिक क्यों फेड आउट हो जाता है? रोमांटिसिज्म में म्यूजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बहुत ही। क्योंकि किसी को मतलब कपल को एक दूसरे को कुछ बोलना होता है, बोल नहीं सकते, एक गाना सुना दो, राइट बस गाना बोल देता है कि जो कुछ बोलना है। राइट, एग्जैक्टली, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। और जब भी लाइक कोई भी इंसान म्यूजिक को बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल लिरिक्स को भी वो लाइक लिख रहा है जब भी, सो आई थिंक सो कि अगर वो एक रोमांटिक कोई भी सॉन्ग लिख रहा है, गाना लिख रहा है, सो उसको क्या उस फेज में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा एक कबीर सिंह मूवी थी शाहिद कपूर की, तो उसमें से जब उनको मैंने स्टडी किया था उस वक्त शाहिद कपूर को, तो उसमें से एक चीज़ मुझे पता चली कि वो इंसान, वो बंदा अपने घर वालों से भी मिलता नहीं था ड्यूरिंग द शूट्स। बिकॉज अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी, सो यू विल रिलेट विथ मी कि उसमें बहुत ज़्यादा उसका वायलेंट रोल है, मतलब ऐसी कुछ उसने चीज़ें की है, दे आर लाइक टोटली रिलेटेड टू एडिक्शन वगैरह वगैरह, वायलेंस, ये सारी चीज़ें। सो उसको उस जोन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड वो बहुत ज़्यादा लाइक बिहाइंड द सीन में प्रैक्टिस करता था टू बी इन दैट जोन सो दैट ही कैन परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द शूट्स। एंड उसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि फैमिली मेंबर्स को जब मैं घर पे जाऊँ तो उनके ऊपर वही रिएक्शन हो, बिकॉज इट्स अ रोल प्ले एंड एक इंसान कितना ज़्यादा हर वक्त वो स्विच ओवर हो सकता है एक्टिंग रियलिटी में। सो वो एक चीज़ बोलते थे कि जब मैं घर जाता था तब मैं लाइक घंटों तक नहाता था सिर्फ, आई यूज्ड टू टेक बाथ, सो दैट ड्यूरिंग बाथ मैं उस चीज़ को मेरे दिमाग से वो निकाल सकूँ, मेरे बॉडी से वो निकाल सकूँ। सो क्या वैसे ही म्यूजिक को कुछ भी लाइक अगर रोमांटिक ट्रैक लिखना है तो क्या जो इंसान उस चीज़ को लिख रहा है तो उसको भी क्या उस फेज में होना इंपॉर्टेंट होता है, उस जोन में होना इंपॉर्टेंट होता है? जोन की बात अगर चले तो यहाँ आपने जिक्र किया कि वो कई घंटे नहाता था, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज हम नोटिस करते कि अकेला था, वो फैमिली से नहीं मिलता था, अकेला था। राइट, क्या किसी भी म्यूजिशियन का कंफर्ट जोन अकेलापन है, एग्जैक्टली, तभी वो जोन बनता है। एग्जैक्टली, नॉट ओनली म्यूजिशियन, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट और ईच एंड एवरी फील्ड, राइट, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, और वो कहीं भी हो सकता है। अगर मैं रास्ते पे बैठा हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे कुछ क्रिएटिव ख्याल आ सकते हैं। जंगल में बैठा हूँ, वहाँ आ सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि एसी रूम चाहिए। तो जोन कहीं भी क्रिएट हो सकता है, कि प्रोवाइडेड आपको डिस्टर्बेंस कोई ना हो। एग्जैक्टली, तो वो जोन क्रिएट करना वही दिखाया है उसमें। और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि रोमांटिक सॉन्ग लिखने के लिए खुद रोमांटिक होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल टारगेट का ज़माना है कि प्रोड्यूसर आपको टारगेट देता है कि मुझे 2 दिन में रोमांटिक गाना चाहिए, इसीलिए अभी ये फील्ड की बर्बादी चल रही है। राइट, अगर पुराने ज़माने में देखो तो ऐसा होता था कि तुमको जब गाना मिल जाए तो मुझे दे देना, राइट, तभी क्वालिटी मिलती थी। आज के ज़माने में कॉपिंग बहुत होता है पुराने Exactly. गानों का, हाँ, वो वो इसी तो वजह से होता है क्योंकि मुझे 10 गाने 10 दिन में चाहिए, तो लिखना तो पड़ेगा, पैसे की बात है। तो मतलब ये चीज़ हम बोल नहीं सकते कि टोटली नेगेटिव चीज़ है, बट ऑन द अदर हैंड
बिजनेस ही कुछ आज ऐसे चल रहा है, कंपटीशन ही कुछ ऐसे ही बढ़ गई कि अगर वो इंसान उसको 2 दिन में इतने गाने नहीं देगा तो कोई तीसरा बंदा आ जाएगा और वो बिजनेस लेके चला जाएगा. सो वी कैन से कि जो अपडेट हुए सिस्टम या फिर अपग्रेड हुआ है हर एक चीज, उसमें से इट्स अ नीड ऑफ आर कि हमें कंटिन्यूसली उस जोन में स्विच ओवर भी होना चाहिए. मतलब पहले जमाने में वो जोन क्रिएट होता था, मतलब कहीं भी, जैसे आपने कहा कि अगर नहा रहे तो वहां पे, जंगल में बैठे वहां पे भी, बट नाउ डेज वी हैव टू क्रिएट दैट जोन एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड फॉर सम पीपल इट्स अ गुड थिंग एंड फॉर सम पीपल इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो. तो जब हम बात कर रहे थे, आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन की कि अभी के लोगों को वो म्यूजिक लाइक रीमेक्स हो रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे वगैरह वगैरह. सो क्या ऐसी चीज होती है कभी कि कोई एक म्यूजिक जो है वो लाइक खराब म्यूजिक है, वी कैन से इट्स अ बैड म्यूजिक, और समथिंग इज अ गुड म्यूजिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर मैं अभी की म्यूजिक सुनाता हूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ नेम, बट आप समझ जाओगे कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लिरिक्स अगर मैं आपको सुनाता हूँ जो अभी के हैं, तो आपको शायद वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी. आप कहोगे कि यार ये क्या लिरिक्स है, यार ये क्या चीज है. बट अगर आपको मैं आपके जमाने की, मतलब वी कैन से डाउन द लाइन 20 ईयर्स 15 ईयर्स वो गाने सुनाता हूं, सो यू विल गेट कनेक्टेड टू दोस सॉन्ग्स. एंड अगर यही चीज में अगर आप वही चीज मेरे साथ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे डाउन द लाइन 30 ईयर्स के गाने सुनाते हो, तो आई विल लाइक यार कितना बोरिंग गाना है, इसमें क्या फील ही नहीं है, म्यूजिक ही नहीं है. बट अगर आप मुझे अभी के गाने सुना सो आई विल गेट टोटली अटैच, आई विल गेट टोटली कनेक्टेड टू इट. सो डू यू थिंक, मुझे लगता है कि वो म्यूजिक खराब है, आपको लगता है कि ये म्यूजिक खराब है, आपको लगता है वो म्यूजिक सही है, मुझे लगता है वो म्यूजिक भाई सही है. सो इज देयर समथिंग कि म्यूजिक इज गुड और बैड? म्यूजिक ऐसी चीज है, वो गुड और बैड हो ही नहीं सकती, वो गुड ही होती है. लेकिन ये रिलेटिव टर्म है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं. अभी इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. गुलजार साहब का एक गाना है इजाजत फिल्म का, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था. ओके. और फिर उनको मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आपका रिसेंट गाना फेमस हुआ है, बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया. तो ये क्यों? तो 2 रीजन से बोले. ओके. तो उस जनरेशन को वो गाना पसंद था, इस जनरेशन को ये गाना पसंद है, और मुझे लाइट बिल भी भरना है. तो पैसे की जरूरत हर एक को होती है, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है. तो ये डिफरेंस आ गया है. और जैसा आप सोचते हैं उतना पुराना जमाने का नहीं हूँ मैं. नहीं, मतलब आई वाज जस्ट टेलिंग कि डाउन द लाइन 15-20 इयर्स ऐसे. होता क्या है कि आजकल के जमाने में आपको वो गाने सुनाई नहीं जाते जो सुनने चाहिए, आपके कान तक वो पहुंच ही नहीं रहे हैं. अगर ऐसा सेशन कोई ले ले कि डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये गाना सुनो और ये सुनो, आपको क्या अच्छा लगता है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी है. ये क्वालिटी कौन सी अच्छी है आप डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाउड म्यूजिक होता है. पुराने जमाने में म्यूजिक बहुत ही कम होता था, लिरिक्स पे फोकस होता था. राइट. तो गाने में मीनिंग होते थे. एग्जैक्टली. अभी के अगर हम देखें तो लिरिक्स तो भाई साहब अगर बात नहीं करे तो ही अच्छा है. और वैसे भी नहीं, क्योंकि अभी मिड एरा में जो गाना फेमस हो गया तू 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 तारा, नो लिरिक्स. राइट देयर. तो उससे पुराना अगर ले इना मिनाडी का, उसमें क्या लिरिक्स है? तो ऐसे भी नहीं है. तो राइट. ऐसे भी नहीं कंपेयर कर सकते कि तभी लिरिक्स अच्छे थे अभी नहीं है वगैरह, लेकिन रिलेटिवली तभी अच्छे थे. ओके. कंपैरेटिवली अच्छे थे. और आपको क्या लगता है कि जब भी हम इस म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे म्यूजिक को लाइक सुना होगा, आपने बनाया होगा, तो आपको कब ऐसा लगता है कि कोई भी एक म्यूजिक होता है, यस दिस इज द परफेक्ट एंड दिस कैन बी लॉन्च्ड? सो व्हाट इज योर लाइक वी कैन से डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट म्यूजिक? जो लोग कहते हैं ना, एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि तू मत गा मुझे नींद आ जाएगी, मेरा एग्जैक्टली उल्टा है. जिस गाने से आपको अच्छी नींद आ जाए वो दैट इज गुड म्यूजिक. ओके. तो लोरी किस लिए गाती है माँ? सुलाने के लिए. ये पहले समझ लेना चाहिए. तो गुड म्यूजिक, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि जो पसंद आए दैट इज गुड म्यूजिक. ओके. तो उसमें वो लाउड म्यूजिक भी हो सकता है, सॉफ्ट म्यूजिक भी हो सकता है, एनीथिंग. और अगर क्रिएटिव पर्सन है, तो मैंने जब भी म्यूजिक क्रिएट किया तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये कंप्लीट हो गया. ऐसा मैंने कभी प्रोड्यूसर को नहीं कहा. जब भी प्रोड्यूसर ने पूछा कहाँ तक आया है, तो मैंने उसको वो ट्यून सुनाई, लेकिन बोला कि
अभी तक मुझे पसंद नहीं आया। तो उसने कहा कि दिस इज आइडियल, मुझे यही चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सेटिस्फाई नहीं होता ना, तो वही क्रिएटिव हो सकता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। बिकॉज आर्टिस्ट जहाँ पे सेटिस्फाई हो गया वहां से वो अगली चीज कैसे क्रिएट कर सकता है। क्रिएटिविटी इज वी कैन से इट्स अ थिंग रिलेटेड टू अबंडेंस, इट्स नेवर एंडिंग। और जहाँ पे आर्टिस्ट अगर साला सेटिस्फाई हो गया तो वहाँ पे अलग चीज़ें कैसे आ सकती है। सो एज यू आर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक सर, तो मैं आपसे और एक चीज़ पूछना चाहूँगा एंड दैट इज कि जब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हो, मतलब ये तो हमने मूवीज की बात की, वी कैन से, मैं मेरी भाषा में कह रहा हूँ दैट इज प्री म्यूजिक वी कैन से, कि पहले सारी चीज़ें करके देन वी हैव टू लॉन्च वगैरह। बट व्हेन देयर आर स्टेज शोज, जब हम लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, सामने जिंदा ऑडियंस बैठा है जहाँ पे क्रिटिक्स के लिए भी वो ओपन है, एक एप्रिशिएशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ओपन है। सो अगर उसमें कभी भी ये म्यूजिक का कोई भी कॉन्सर्ट चल रहा है तो उसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है, कोई कुछ भी गलती हो सकती है, तो क्या आपने वो कभी गलती को लाइक एक्सपीरियंस किया कि कभी आपसे गलती हुई, और हाउ डिड यू कवर अप दोस थिंग्स, या फिर कैसे उसको टैकल करना चाहिए व्हेनेवर वी आर ऑन स्टेज? ऐसा कोई भी शो नहीं हुआ जहाँ गलती नहीं हुई। हाँ एग्जैक्टली। हर एक शो होता है जिसमें गलती होती है, लेकिन हम लोगों को इतनी आदत होती है उसकी कवर अप करने की कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट वाला कोई प्लेयर गलती कर जाए तो दूसरा उसको इमीडिएटली कवर अप कर देता है। राइट। तो अभी कभी आपने आज तक कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट वगैरह कुछ एक्सपीरियंस किया है ऑन स्टेज रिलेटेड टू म्यूजिक? फनी इंसिडेंट्स में फनी नहीं कह सकते, लेकिन अजीब था वो इंसिडेंट्स। हाँ। एक शो हमारा था, रिसेप्शन शो था, लेकिन रिसेप्शन उनका था सुबह, उसका टाइमिंग था 11:30। तो 11:30 में हम लोग 1 घंटा पहले 10:30 बजे हॉल में पहुंच गए, पूरा सेटअप कर लिया। और तभी मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, ये पहले नोट करना चाहिए कि 10:30 बजे हम लोगों ने सेटअप कर लिया और सोचा कि अभी जब तक ऑडियंस नहीं आती तब तक प्रैक्टिस कर लिया। ऐसा वक्त निकलते गया, 2 बज गए। 2 बजे तक ऑडियंस आई नहीं। ओके। और हमारा टाइम था 1:30 बजे तक, 11:30 से 1:30। तो 2 बजे हम लोगों ने सोचा कि अभी तो नहीं आएगी, और हम लोग निकल गए। पेमेंट तो एडवांस में मिल गया था। उसके बाद हमें पता भी नहीं चला कि वो क्यों नहीं आई। ऐसा अजीब किस्सा एक हुआ था। वाह। तो वो शो कुछ हुआ बाद में या फिर कुछ आता पता ही नहीं? प्रैक्टिस हो गई पूरी। अच्छा, प्रैक्टिस हो गई। 3 घंटे की प्रैक्टिस हो गई हमारी। ओके ओके। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि ऑडियंस, जब भी हम स्टेज परफॉर्मेंस ले रहे हैं, वी हैव टू कंसीडर द ऑडियंस बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। बट हम बोल सकते कि ऑडियंस से डोमिनेट नहीं हो जाना, दैट्स इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि वहां पे आई गेस आपने वो 3 घंटे शो किया, वहां पे वो म्यूजिक जितनी भी थी, जो भी लाइक वी कैन से एजेंडा था, वो आपने कंप्लीट किया। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ईच एंड एवरी आर्टिस्ट शुड हैव, कि सामने वाले के अप्रूवल से या फिर सामने वाले के जो भी एप्रिसिएशन आता है, अगर उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाता है, सो ही कांट परफॉर्म। वहां पे अगर आपका होता, यू ऑल वर परफॉर्मर्स, यू ऑल आर आर्टिस्ट वी कैन से, उसकी वजह से आपके अंदर वो चीज थी कि यस वी हैव टू परफॉर्म, भले इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस आए या फिर ना आए। सो ऐसे एक बात हुई थी। ओके। बाल गंधर्व को जानते होंगे? यस एग्जैक्टली। उनका एक शो चल रहा था, नाट्य संगीत का शो, और ऑडियंस 5-6 लोग थे सिर्फ। तो उनके साथ वाला जो आर्टिस्ट था, तो उसका यूजुअली वो अभी नाट्य संगीत का है तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता गाने का। तो उसका यूजुअली 15 to 20 मिनट्स का गाना होता था उस को आर्टिस्ट का। तो 5-6 लोगों का ऑडियंस जो था वो देख के वो 5 मिनट में गाना खत्म करके वापस आ गया। तो बालगंधर जी ने उनसे पूछा कि क्यों आ गए जल्दी? तो कोई है ही नहीं ऑडियंस, तो गाओ किसके लिए? राइट। तो जो 5-6 लोग आए हैं वो सच्चे दर्दी लोग हैं। एग्जैक्टली। वो आज आधे घंटे गाना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो ये बात है उसमें। एग्जैक्टली, बिकॉज ईच एंड एवरी परफॉर्मर नोज कि भाई अगर हमने ये कर लिया कि ये तो चीज करनी है, वो अगर एम गोल सब सेट है, दो यू आर इन अ पब्लिक सेक्टर, ये तो नहीं बोलते ना कि अगर मूवी चली नहीं तो आधी मूवी में ही इंटरवल में बंद कर देते। भले एक ऑडियंस आए तभी भी उनको 3 घंटे, वो तो मूवी अभी 2 घंटे 3 घंटे तो कभी के चले गए, बट अब 2 घंटे भी हो तो वो चलानी पड़ती है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सर, जब आप म्यूजिक के बारे में इतने ज़्यादा चीज़ों को जान रहे हैं, एक सॉन्ग था मुझे एक याद आ रहा है, एंड दैट इज पहला नशा, सॉन्ग आमिर खान जिसमें है। तो वो जो सॉन्ग था उसको अगर हम ध्यान से देखें, वो कल ही मैं सॉन्ग देख रहा था और वो चीज़ मुझे क्लिक हुई बिकॉज आई वॉज इन द जोन ऑफ द टुडेज पॉडकास्ट। एंड द थिंग वॉज कि वो सॉन्ग है स्लो मोशन में, मतलब वो आमिर खान लाइक
Yes. हिलता है वगैरह, तो वो सारी चीजें स्लो मोशन में। बट जो उनके लिरिक्स है, मतलब जो गाना जो चल रहा है वो तो नॉर्मल चल रहा है। कोई इंसान किसी स्लो मोशन में लिपसिंग के साथ नॉर्मल जो पेस का गाना है वो बोल सकता है। सो डू यू नो कि उसके बिहाइंड का एग्जैक्टली लाइक लॉजिक क्या है, क्या एग्जैक्टली उसके पीछे की चीज है? एक्चुअली ये बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता भी नहीं चला, और जिनको ये ध्यान में आया उनको ये इसका आंसर भी नहीं मिला। Exactly. आंसर ऐसा है कि जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड होता है उसके बाद शूटिंग के टाइम उसको डबल स्पीड चलाते हैं, और उन जो आर्टिस्ट है, एक्टर्स, उनको डबल स्पीड से सब मूवमेंट्स, कोरियोग्राफी, सब डांस वगैरह डबल स्पीड से करनी होती है, बहुत मुश्किल है। राइट वो राइट करनी राइट। होती है, और वो फिर वो सब नॉर्मल पे लाते हैं। शूटिंग के Okay. बाद वो स्पीड नॉर्मल कर देते हैं। और ये पहला नशा, ये फर्स्ट इंसिडेंस नहीं है। 1971 में लाखों में एक नाम की फिल्म आई थी जिसके हीरो थे महमूद, या और हीरोइन थी राधा सलूजा। राइट। उसमें गाना है जोगी ओ जय जोगी प्यार में क्या होगा। हाँ सेम है, ऐसे ही है, पहला नशा ऐसे ही है। राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है। एग्जैक्टली। एंड अगर हम लाइक AR रहमान सर की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक कि उनके पास जो एक क्वालिटी है जिसकी वजह से सारी दुनिया उनकी फैन है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स दैट क्वालिटी? या फिर ये बंदे के पास ये चीज़ है, इसकी वजह से वो इतना फेमस है, इतना सक्सेसफुल है, और वो ही चीज़ अगर हर एक आर्टिस्ट के पास आ जाए इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकल फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो हर एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ अलग करने की चाह। अच्छा। सिंपल आंसर है। जिस आर्टिस्ट में ये होता है कि जो चल रहा है उससे कुछ अलग करूं। और रहमान साहब का रिदम सेंस बहुत अच्छा है। वो बहुत अलग अलग टाइप के रिदम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। Right. उनके आर्टिस्ट भी उतने पावरफुल है, शिववाणी। राइट। तो ऐसे पावरफुल आर्टिस्ट है उनके पास, और वो ऐसे साउंड्स यूज करते हैं जो आज तक यूज नहीं हुए। राइट मतलब वही कि कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। राइट एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो म्यूजिक के अगर एज सेक्टर की बात करें रिलेटेड टू म्यूजिक, मतलब कि अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको अलग म्यूजिक पसंद आ जाता है। अगर एक टीनेजर कोई है जैसे कि मैं, तो मुझे कुछ टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है। अगर कोई भी इंसान जो एज ग्रुप में है अराउंड 50, तो उसको अलग टाइप का म्यूजिक पसंद आता है। समवन हु इज एट द एज ऑफ 80, उसको अलग टाइप का म्यूजिक पसंद आता है। सो व्हाई डू यू थिंक कि ये जो क्राइटेरिया या फिर फेजेस बने हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या एग्जैक्टली? म्यूजिक क्यों ऐसे फेजेस में डिवाइड हो गया? ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। अच्छा। जैसे लेवल ऑफ मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, वैसे सेंस ऑफ म्यूजिक भी वैसे डेवलप होता है। ओके, सेंस ऑफ म्यूजिक वी कैन। सेंस ऑफ म्यूजिक और सेंस ऑफ लाइकिंग। ओके। तो छोटा बच्चा भजन नहीं सुनेगा, राइट। और 80-90 साल का आदमी Pop रैप music, नहीं, yeah, वो नहीं exactly. सुनेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटा बच्चा सब कुछ सुन लेता है, और सीनियर सिटीजन जो होते हैं उन्होंने सब कुछ पहले ही सुन लिया होता है। राइट राइट। तो छोटा बच्चा ढूंढ रहा होता है कि उसकी लाइकिंग क्या है, और जो सीनियर सिटीजन उनको पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो वो सिलेक्टिव सुनते हैं। और म्यूजिक के क्या अलग अलग सेक्टर्स होते हैं? जैसे कि यहाँ पे तो मैंने आपको वो पूछ ही लिया कि अलग अलग फेजेस होते हैं, बट आर देयर टाइप्स ऑफ म्यूजिक? टाइप्स मतलब जैसे मैंने बताया, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, ओके, उसमें भी वही। ओके, तो आपका सबसे फेवरेट क्या है? साइलेंस। अच्छा, साइलेंस इज अ म्यूजिक। साइलेंस इज अ म्यूजिक। एंड हाउ? अब अगर आप देखो कि जैसे मैंने कहा, मुझे तो सबसे अच्छा जंगल में अच्छा लगता है, या फिर रात को सब कुछ स्विच ऑफ होने के बाद, ओके। कोई भी साउंड नहीं, नथिंग, टीवी चालू नहीं है, फिर कोई डोरबेल नहीं बजेगी, फोन की रिंग नहीं बजेगी, राइट। कोई डिस्टर्ब करने को नहीं होगा, गाड़ियों की आवाज नहीं, पंछी भी साइलेंट होते हैं। राइट। इस समय जो सुनाई देता है वो सुनने के बाद आप देख लीजिए कि कैसा लगता है। इट्स अ आयरनी वी कैन से। मतलब साइलेंस कैसे म्यूजिक हो सकता है? मतलब वो इट्स लाइक थिंक इलॉजिकली। एग्जैक्टली। लेकिन म्यूजिक कॉम्बिनेशन ही सुर और साइलेंस का है। ओके। क्योंकि जो पॉजेस होते हैं सॉन्ग्स के बीच में वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्रेथलेस सॉन्ग जो अपने सुना शंकर होगा, शंकर महादेवन महादेवन, का, उसमें पॉज नहीं है, राइट। तो वो साइलेंस मिसिंग है, इसलिए वो फेमस हो गया, क्योंकि वो एक ही ऐसा गाना है। Right. लेकिन अब हर एक गाना ऐसा करोगे तो वो फेमस नहीं होगा, क्योंकि साइलेंस इंपॉर्टेंट है। राइट राइट राइट। तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्यों? तो बताना बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द
लता जी का ये है कि लग जा गले, लग जा गले। क्योंकि उसके लिरिक्स भी मुझे बहुत पसंद है और हॉन्टिंग ट्यून है उसकी, हॉन्टिंग मेलोडी है। ओके, सो आपने कभी वो गाना किसी के लिए डेडिकेट किया है? किसी एक के लिए नहीं। अच्छा, किसी एक के लिए। अगर आपके घर वाले इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो उसके बाद घर जाके पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या था। सो दैट्स ऑसम। और क्या म्यूजिक के लिए सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए कोई एज क्राइटेरिया वगैरह हो सकता है, और क्या हम म्यूजिक सीख सकते हैं? जो कोई इंसान सुन सकता है वो सीख सकता है। तो उसका एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इयर्स ऑनवर्ड्स, अपर एज लिमिट कुछ नहीं। ओके 2 साल उससे भी कम। आप अगर न्यू बॉर्न बेबी उसको भी म्यूजिक सुनाते रहो तो सीखता रहता है। उसके हाथ रिदम में चलते रहते हैं। राइट। उसका अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। ओके, सो क्या हम जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, या फिर जो इंसान मतलब एक इंसान जो भी चीज को क्रिएट करता है, क्या उसी से म्यूजिक बन सकता है? डज नेचर हैव एनी टाइप ऑफ म्यूजिक और साउंड्स वी कैन से, जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो हवा बहती है उसका भी कोई तो लाइक एक साउंड आ जाता है, तो क्या वो उसे म्यूजिक बोल सकते हैं? जब भी लाइक वी कैन से अगर हम समंदर में जाते हैं तो वहाँ पे एक टाइप का म्यूजिक होता है लहरों का, तो क्या वो म्यूजिक, क्या हम उसे म्यूजिक कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला म्यूजिक जो ओरिजिन है म्यूजिक का वो ऐसे ही हुआ था कि जंगल में जो बाम्बू होते हैं उनको कीड़ों ने खा के बीच में छेद कर दिए और उसमें से हवा पास होके फ्लूट बन गई। ओके, तो वो फ्लूट का साउंड आ गया तो इंसानों ने उसको फ्लूट बना दिया। वो पहला इंस्ट्रूमेंट था ऐसा कहते हैं। तो वहां से शुरुआत हो गई। अगर समुद्र की लहरों को देखे तो उसकी तो आवाज आती है। राइट। अगर आप नेक्स्ट टाइम जाके काउंट करो बीच पे कोई, तो 1 मिनट में 26 लहरें आती है। 1 मिनट में 26 लहरें, ओके। उससे कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, किसी भी बीच पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये रिदम भी हो गया। राइट। तो एक रिदम में लहरें आ रही है, राइट, उसका साउंड भी रिदम में आ रहा है। राइट। तो म्यूजिक हर जगह है नेचर में। और अभी एक रिसेंटली एक नया आविष्कार भी हुआ है कि किसी एक फॉरेनर ने एक डिवाइस बनाया हुआ है, उसके 2 कनेक्टर्स अगर आप प्लांट्स को कनेक्ट करो ओके, तो अलग अलग प्लांट्स से अलग अलग म्यूजिक निकलता है। ओके, तो म्यूजिक जब से संसार शुरू हो गया तब से म्यूजिक है। ओके, ग्रेट। तो सर हम इतने ज़्यादा चीज़ें जान रहे हैं म्यूज़िक के बारे में, तो अगर लाइक मेरे इंडस्ट्री में भी मैंने ये चीज़ की है और मैं करते आ रहा हूँ और करता भी हूँ, एंड दैट इज़ म्यूजिक से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना। क्योंकि अगर आप मेरे सेमिनार्स को वगैरह देखोगे, वेबिनार्स को भी देखोगे, सो द मेन रोल इज ऑफ म्यूजिक। मतलब म्यूजिक मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि वो किसी भी इंसान के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट भी क्रिएट कर सकता है एंड ऑल्सो नेगेटिव शिफ्ट भी क्रिएट कर सकता है। सो म्यूजिक बेसिकली हैज दैट पावर। सो वहां से रिलेटेड एक चीज आती है, दैट इज म्यूजिक थेरेपी। सो म्यूजिक थेरेपी तो जब मैंने पढ़ी थी और मैं जब देख रहा था तो वो बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बट व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली इज दिस म्यूजिक थेरेपी? अच्छा, पहले तो बात ये है कि आपने जो कहा कि किसी भी मूड में ले जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा है कि हर एक प्रहर के लिए एक राग दिया हुआ है। ओके, तो वो कोई भी राग किसी भी वक्त सुनोगे तो मूड बिगड़ जाएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह अगर गजल सुनोगे तो आपका मूड एकदम डल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए शुरुआत भक्ति गीत से भक्ति होती है। गीत से, राइट, एनर्जी। शाम को भक्ति गीत सुनोगे तो क्या होगा मूड। तो इसी हिसाब से बना हुआ है। तो जैसा आपका मूड, आपको जैसा मूड बनाना है वैसे गाने सुनने चाहिए। यही है म्यूजिक थेरेपी। और वो अलग अलग डिसीजेस पे, डायबिटीज भी क्योर करती है म्यूजिक थेरेपी। क्योर मतलब कंट्रोल करती है। कैंसर, केमोथेरेपी, उसके इफेक्ट्स भी कम करती है। तो उसके हिसाब से राग चुने जाते हैं पेशेंट को स्टडी करके, और वो राग उसको रोज आधा घंटा सुनने होते हैं फॉर 1 मंथ। अच्छा, उससे वो पूरा कंट्रोल में आ जाता है। दैट इज म्यूजिक थेरेपी। एंड हाउ व्हाट? लाइक म्यूजिक थेरेपी कैसे क्योर करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? वो हार्मोनल चेंजेस करती है। सेरोटोनिन जो होता है, राइट, और डोपामाइन, ये जो 2 होते हैं केमिकल्स अपने ब्रेन में, वो क्रिएट करती है। ओके, इट हेल्प्स इन द क्यूरिंग प्रोसेस। तो फास्ट क्यूरिंग होता है। एंड आल्सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन बिकॉज़ इट रिलीजेस द डोपामाइन। एंड उसकी वजह से सेम कांसेप्ट ही है कि जो लाइक म्यूजिक थेरेपी यूज करती है। सो डू यू थिंक कि म्यूजिक थेरेपी जो कांसेप्ट है वो मेडिकल इंडस्ट्री उसे अप्रूव करती है कि क्या ये ऑथेंटिक है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री?
अभी नॉन 3 फील्ड्स है जो यूजुअली अभी प्रैक्टिस में है, वो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी। राइट। तो सबसे फास्टेस्ट क्यूर है एलोपैथी, फॉर फास्ट रिलीफ, जल्द से जल्द आराम मिल जाए। राइट राइट। आयुर्वेदिक में बहुत ये होता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर होम्योपैथी में होता है कि वो है बहुत पावरफुल, लेकिन पेशेंट पूछते हैं कि सेम गोलियां हर एक को, और उसमें टाइम भी लगता है 6-6 महीने, साल। तो जैसे होम्योपैथी है वैसे ही म्यूजिक थेरेपी है एक्सेप्ट करने के लिए, कि अभी लोगों को पता ही नहीं कि सुनने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक। और हर एक रोज आधा घंटा देख के ये होगा क्या, तो ये कुछ उनके माइंड में ऐसा है कि ये होगा कि नहीं, ये पेशेंट के थ्रू। और मेडिकल साइंस ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, लेकिन इन प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि आपको अगर अभी फ्रैक्चर हो जाएगा तो आप म्यूजिक नहीं सुनोगे। आपको अगर कोई प्रोलॉन्ग डिसीज है, तो आप मतलब सब कुछ ट्राई करके हो गया कि अभी आयुर्वेदिक तब म्यूजिक थेरेपी को अपनाओ। अच्छा। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो मैंने देखे तो अराउंड 5 to 8,000 पेशेंट्स देखे जो क्योर हो। वाओ। सो आपने कभी उस म्यूजिक थेरेपी का किसी पर यूज किया है? करते रहता हूँ, उनको पता नहीं चलता। अच्छा, और क्यों? उनको आप पता नहीं चलने देते? क्योंकि अभी तक वो एक्सेप्टेड नहीं है, पेशेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अभी वो रियलाइज नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ है। एंड दैट्स व्हाई इफ द माइंड डजंट अप्रूव इट, तो बॉडी पे चेंजेस भी नहीं क्रिएट करेगा। और क्या आपने खुद ने कभी ना कभी म्यूजिक थेरेपी को अपनाया है? रोज ही करता हूँ। और कैसे, मतलब हाउ इन? वैसे ही जैसे अगर स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ, तो मैं जो उस टाइप के गाने सुनने चाहिए वो सुनता हूँ। ओके, नॉर्मल हो जाता है। एग्जैक्टली, जो हर एक इंसान नॉर्मली करता है। इट्स अ लाइक वी कैन से पार्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी। एंड व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑडियंस आते हैं, तो उसमें से आप कैसे चूज करते हो कि यही गाना हर एक इंसान को पसंद आ जाएगा? बिकॉज इन द इनिशियल टाइम ऑफ द वी कैन से पॉडकास्ट, हमने तो ये जान लिया कि हर एक इंसान की टेस्ट अलग अलग होती है म्यूजिक की। बट व्हेन देयर इज स्टेज शो, हजारों लोग सामने होते हैं, और अगर कोई भी सेलिब्रिटी का शो है, फॉर एग्जांपल रहमान सर का शो है, तो उसमें तो लाइक लाखों तक ऑडियंस चला जाता है। सो जब भी लाइक रहमान सर कोई भी एक सॉन्ग को लाइक बोलते, किसी भी एक म्यूजिक को चलाते हैं, व्हाई ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स कनेक्टेड विथ हिम? मतलब कैसे आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते फ्रॉम द स्टेज? अगर आपने देखा होगा तो आपको किसी भी शो में पॉपुलर गाने ही सुनाई देंगे। ऐसा गाना सुनाई नहीं देगा कि जो आपने पहले सुना ही नहीं है। राइट। तो वो शो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो चॉइस ये ऐसा होता है कि हर एक गाना पॉपुलर ही लेना पड़ता है, जो पहले से ही एक्सेप्टेड है उसे रीपरफॉर्म करना है। ओके, मतलब उसके पहले रिसर्च करो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, एंड उसके हिसाब से वही गाने रिपीट वहां पे करने। और ऐसे भी होता है, रीशफल भी होता है कि अगर लगता है कि अभी थोड़ा शो ड्रैग जा रहा है, तो जो 8वां गाना है वो दूसरा ले लो, जो 20वां है वो 15वां ले लो। अच्छा, ऐसे रीशफलिंग भी होता है। ओके ओके। और कभी आपके साथ हुआ है कि आप स्टेज शो कर रहे हो और जो अपने को आर्टिस्ट है उनके साथ कोई मिसमैच हो गया या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से पूरा लाइक पूरे सारी चीज़ें सफल हो गई? कभी ऐसा कुछ सीन हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड ही होता है। राइट राइट राइट, प्री प्लान्ड ही होता है सब कुछ, तो ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक। ओके ओके, दैट्स कूल। सो जब हम म्यूजिक के बारे में सर इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, सो अगर आपको लगता है कि एक चीज़ जो आप कमिंग आर्टिस्ट को, वी कैन से जो भी अभी राइजिंग स्टार्स है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, तो उनको क्या एक एडवाइस देना चाहते हो, या फिर कुछ भी एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो कि ये गलती मत करो, या फिर ये चीज़ को करो जिसकी वजह से आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है? अगर आपको म्यूजिक सीरियसली सुनना है और सीरियसली सीखना है, तो स्टैंडर्ड तरीके से सीखो। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के वीडियोस देख के कोई नहीं सीख सकता, बुक्स पढ़ के कोई म्यूजिक नहीं सीख सकता, क्योंकि हर एक बुक्स में और अलग अलग मटेरियल होता है। वैसे यूट्यूब पे एक ही गाना अलग अलग टाइप से सिखाया जाता है, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? ओके, तो कोई प्रॉपर टीचर होना चाहिए और सुनना चाहिए। अभी पहले ये मत डिसाइड करो कि अच्छा सुनूं या बुरा सुनूं, क्या अच्छा है, सब कुछ सुनो, ओके, एवरीथिंग। तो उससे मैं सबसे ज़्यादा मैं एडवाइस करता हूँ कि कार्टून नेटवर्क, हाँ, आँख बंद करके सुनिए। सबसे ज़्यादा म्यूजिक उसमें होता है, कार्टून नेटवर्क में। अच्छा। आँख बंद करके कार्टून नेटवर्क चालू रखिए और पहचानिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं। ओके और क्रिएटिविटी सीखना है तो कमर्शियल्स देखिए। ओके, आपको 5-10 सेकंड में सब कुछ प्रेजेंट करना होता है,
राइट, एग्जैक्टली। कैसे करना है, तो कमर्शियल से ज़्यादा देखनी चाहिए। ओके, एंड मतलब एग्जैक्टली ये होता क्या है कि मतलब म्यूजिक सीखना मतलब क्या, इज इट ओनली रिलेटेड टू लाइक लर्निंग द स्किल टू प्ले एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और क्या होता है मतलब एग्जैक्टली लर्निंग द म्यूजिक सीखना मतलब क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इज इट रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट? नो नो, इट्स रिलेटेड टू सिंगिंग ऑल्सो। ओके, गाना भी सीखना होता है। राइट। सीखने की प्रोसेस हर एक फील्ड में सेम ही है कि Right. आपको जो अच्छा लगता है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, यानी सीखना। राइट राइट राइट। और उसके बाद की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, प्रैक्टिस करते रहना। राइट पहला तो जितना मिल सके उतना ज्ञान ले लो, नॉलेज ले लो, Right. और उसको प्रैक्टिस करते रहो। एग्जैक्टली यही सीखना है। exactly, so we have to be a lifetime learner, we can say, in terms of any field, not only music. नॉट ओनली म्यूजिक। And that's awesome. So sir, as we are moving to the conclusion of this today's podcast, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी जाने, मैंने भी खुद ने, और आई होप सो ऑडियंस ने भी। सो इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, और आज का जो ऑडियंस जितनी भी चीज़ें देखी ऑडियंस ने और मैंने, हमने कुछ ऐसे लाइक आज म्यूजिक के लाइक वी कैन से बिहाइंड द सीन्स को आज जाना है, बिकॉज कोई भी चीज़ होती है उसके बिहाइंड द सीन्स को जब हम जान लेते हैं तो उस चीज़ की रियल वैल्यू हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि लाइक मेरे भी सेमिनार्स होते थे सर, मतलब है सॉरी तो उसमें वो सेमिनार होते हैं सिर्फ 2 घंटे के 3 घंटे के, पर उसके पहले उसके पीछे 3 महीने 4 महीने की मेहनत रहती है। एंड आपने भी देखा होगा कि जब भी आपके लाइक कॉन्सर्ट्स होते थे या फिर कुछ भी चीज़, उसके पहले की जो भी प्रोसेस होती है अगर उसको हम जान लेते हैं, सो जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसकी लाइक वी कैन से वैल्यू, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ बढ़ जाती है। सो आज वही चीज़ हुई कि वी आर नॉट एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ वी कैन से बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री, तो वही सारी चीज़ें आपने क्लियर की। सो इट वॉज अ ग्रेट टाइम विथ यू, आई होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा आज का। ग्रेट ग्रेट। सो ऑडियंस ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिएगा। इट वॉज अ ग्रेट पॉडकास्ट विथ केतन सर, जो म्यूजिक से रिलेटेड था, और साथ ही साथ मैं केतन सर के सारे हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा, और ज़रूर इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर हमें फॉलो कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हर एक दिन आप ऐसे वैल्यू एडेड कंटेंट को आपके लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस थिंग टॉक्स पॉडकास्ट शो।